नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। कोरोना को लेकर फिर कुछ राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद इसके मामलों में गिरावट नजर आई। गुरुवार को 34,861 नए मरीज मिले हैं। 38,393 ठीक हुए और 481 की मौत हुई है। इस एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4018 की कमी दर्ज की गई। नए और एक्टिव केस 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद फिर एक बार कम हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को 42,128 नए मरीजों की पहचान हुई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी की राजस्थान के सियासत में भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल कांग्रेस के सियासी संकट का समाधान कराने से लेकर के सरकार के प्रशासनिक फैसले भी प्रियंका गांधी के इशारे पर होने शुरू हो गए हैं। राज्य के बेरोजगार प्रियंका गांधी से लखनऊ में मिले हैं, जिसके बाद गुरुवार को कैबिनेट ने अचानक कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित भर्ती करने का फैसला किया। कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट करके 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा की है। 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। 18 जुलाई को टीकों की किल्लत को देखते हुए जिला कलेक्टर ने दोनों सीएमएचओ को निर्देश दिया था कि जब तक टीके की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न हो तब तक जनप्रतिनिधियों को शिविर के लिए टीके उपलब्ध नहीं कराए जाए। टीके सिर्फ सरकारी सेंटरों पर ही लगाए जाएंगे। गुरुवार को कई सेंटरों पर नो वैक्सीन का बोर्ड टांग दिया गया और लोग परेशान होते रहे। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी कुछ इंतजार और करना पड़ सकता है, लेकिन संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इसी महीने हो जाएगी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। अलवर दिल्ली मार्ग पर सिकंदरा चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने बेजुबान पक्षी को टक्कर मार दी। टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर के दोनों पैर जख्मी हो गए। जख्मी अवस्था में ग्रामीणों की मदद से राष्ट्रीय पक्षी को राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय सिकंदरा ले जाया गया, जहां डॉक्टर नहीं मिलने के कारण पक्षी को गीजगढ़ राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान सरकार ने अब स्कूलों को और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति जारी की है और 2 अगस्त से इन सभी को खोला जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है और इसकी घोषणा भी जल्द ही की जाएगी और उसके अंतर्गत किस प्रकार से स्कूलों को खोला जाएगा, उन सभी नियमों को उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि अभिभावकों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन भी नहीं हुए हैं और ना ही किसी बच्चे के लिए वैक्सीन आई है। और यदि राजस्थान सरकार ने स्कूलों को खोला है तो आखिर किस प्रकार की व्यवस्था करके खोला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी है जिसकी वजह से हम स्कूलों को खोल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार पिछले 1.5 साल के अंदर जनता में ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा पाई, तो आखिरकार इन मासूम और छोटे बच्चों के अंदर कैसे इन छोटे बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो स्कूलों में जाने के बाद में वह खाना अकेले कैसे खाएंगे, साथ ही पानी पीने के लिए सब एक ही बोतल लेकर के जाएंगे या फिर एक बोतल के बाद में वापस भरने के लिए किस प्रकार से जाएंगे, ऐसे कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ना तो वैक्सीन बच्चों के लिए आई है और ना ही बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। और वहीं सरकार ने जब पार्क, थिएटर और बाकी सब जगहों को खोला था तो वहां पर जिसके 1 डोज लगी हुई है उन सभी को ही जाने की अनुमति दी थी। लेकिन राजस्थान के अंदर बच्चों के लिए ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कुछ, तो आखिरकार किस प्रकार इतने बच्चे एक साथ बैठते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम सवाल अभिभावकों के खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका जवाब भी सरकार को देना
बाकी है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो औपचारिक घोषणा की जाएगी उसके अंतर्गत इन सभी सवालों के जवाब उसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर के 60 दिन की म्याद पूरी होने वाली है और यह म्याद 5 अगस्त को पूरी होने जा रही है और इसी के बाद में शांति धारीवाल जो स्वायत्त शासन मंत्री है वह डिसाइड करेंगे कि अब महापौर वह रहेंगी या फिर नहीं और साथ ही साथ उन्हीं के आधार पर यह तय किया जाएगा कि शील धाबाई यहाँ पे यानी कि नगर निगम ग्रेटर की महापौर के पद पर कार्यरत रहेंगी या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा और सौम्या गुर्जर को या फिर किसी अन्य को इस पे लगाया जाएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूँ कि राज्य के अंदर, जी हाँ, राजस्थान के अंदर दूसरी लहर अब लोगों को राहत देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बाकी जगह राजस्थान को छोड़ करके बाकी जितनी भी तमाम जगह हैं वहां पर अभी भी फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर बहुत कम एक्टिव केसों की संख्या है। और अगर हम एक्टिव केसों की संख्या की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी महाराष्ट्र के अंदर 94,745 कोरोना के एक्टिव मामले भी अभी मौजूद हैं। साथ ही साथ केरल के अंदर तो 1,29,640 अभी कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं, तो वहीं तमिलनाडु के अंदर 26,150 अभी मौजूद हैं। साथ ही अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर यह आंकड़ा 1000 से भी नीचे है और 358 कोरोना के संक्रमित मामले अभी भी एक्टिव केस मौजूद बताए जा रहे हैं और यह बहुत ही कम आंकड़ा है, लेकिन इन सभी को भी आप सभी को खत्म करने के लिए सहायता जरूर करनी पड़ेगी। साथ ही आप सभी को अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अंदर 25 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं और अभी फिलहाल किसी की भी मौत नहीं हो रही थी, लेकिन कल के दिन में एक व्यक्ति की मौत इससे होती हुई नजर आई है। वहीं राजस्थान के अंदर एक्टिव केसों की बात करें तो अभी एक्टिव केस लगभग 360 अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंची हैं। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर में मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी टीम के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चांदी का मुकुट पहनाकर हस्तशिला से निर्मित हाथी भी भेंट किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों को बराबर अंक मिलने के बाद जो विवाद जारी हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर लगातार मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब गुलाब सिंह कटारिया का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच की गुहार लगाई है। कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने पीवीजी घूसकांड में एसीबी की एफआईआर में आरोपी बनाए गए आरएएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम को राजस्थान लाने की चुनौती दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, इसलिए आरपीएससी का गठन किया गया था। डोटासरा के रिश्तेदारों के मामले में लोगों का आरपीएससी से भरोसा उठ गया। आरपीएससी का कर्मचारी ट्रैप हुआ। इससे साफ हो गया कि अंकों में गड़बड़ी होती है। एक ही परिवार के बच्चों के समान अंक आना चमत्कार है, क्योंकि दोनों एक ही बैच में नहीं थे। खास बात यह है कि दोनों में ही लिखित में 47 और 46 अंक हैं। टॉपर रहे अभ्यर्थियों में केवल 6 के ही 80 अंक आए हैं, इसलिए यह तो चमत्कार है या फिर भ्रष्टाचार। शिक्षा मंत्री बताए कि किन 300 बच्चों को 80 नंबर है, केवल टॉप 16 में से 6 के ही इतने नंबर हैं जितने डोटासरा के रिश्तेदारों के आए हैं। मुख्यमंत्री इन पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएं और जांच होने तक डोटासरा को शिक्षा मंत्री के पद से हटाएं। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जब आरएएस के खिलाफ सच्चाई की बात बोलते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। मेरे किसी भी मामले के आप जांच करवा लीजिए। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और कटारिया को न्योता देता हूं। राजस्थान में योग्यतम व्यक्तियों का सिलेक्शन हो, इसके लिए आरपीएससी का गठन किया था
और मैं सोचता हूं कि इस संस्था के द्वारा राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसकी प्रामाणिकता पर लोगों को भरोसा था, लेकिन ये अभी की जो घटना सामने आई, इसको आरपीएससी का चमत्कार कहें या आरपीएससी का भ्रष्टाचार कहें। अरे भाई, इतनी मिर्ची क्यों लगती है इस आरएसएस के खिलाफ? जब हम लोग सच्चाई की बात बोलते हैं, मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे किसी भी मामले में आप जांच करवा लीजिए। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और कटारिया को न्योता देता हूं, और वरना उस लिम्बाराम को यहां लाइए, राजस्थान में ला करके बताइए कि ये पुलिस के सामने लिम्बाराम आ गया। शर्म नहीं आती तुमको? तुम किसान के बेटों से एलर्जी करते हो, किसान के बेटों की मार्कशीटों को चाटते घूम रहे हो और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अरे अगर कलई खोलूंगा ना तो कलई खुल जाएगी। आपने इनडायरेक्ट में वसुंधरा राजे जी की सरकार में, जिसमें कटारिया जी आप मंत्री थे, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम। वहीं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सोपोर में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया, तो वहीं आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। साथ ही साथ इलाके की घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। अब तक की तमाम हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा में आज से 6ठी और 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल गए हैं। इससे पहले 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया था, लेकिन 50% बच्चों को ही स्कूल में बुलाया गया था। वहीं अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। सरकारी स्कूलों में 6ठी कक्षा में 21,000 से 7वीं में 29,000 और 8वीं में लगभग 19,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। वहीं 8वीं तक 7 लाख विद्यार्थी हैं, यानी करीब 13 लाख विद्यार्थियों में से 50% यानी 6 लाख के करीब छात्र रोजाना स्कूल जाएंगे। फिलहाल प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों को कोविड-19 नियमों का पालन अवश्य रूप से करना होगा। हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढाणा कला में शुक्रवार सुबह नमाज पढ़ रहे मुसलमानों का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया। हालांकि नमाजियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर भी सभी ने नमाज के बीच में ही छोड़ दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई। वीडियो के मुताबिक जलघर के करीब 20 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। उस समय गाँव के कुछ लोग वहाँ पहुंचे और उनके सरकारी जगह पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहे गए। दूसरे पक्ष के लोग कहना है कि वह एरिया में धान की रोपाई करने के लिए आए हुए थे और हांसी जा रहे थे, लेकिन हांसी तक पहुंचने से पहले ही सुबह की नमाज का टाइम हो गया था। हरियाणा में एक सप्ताह पहले हुई बारिश कई जगह परेशानी लेकर आई। इनमें से एक करनाल जिले के गांव सांबली का है। यहाँ पिछले एक सप्ताह में खेतों में फसलें डूबी पड़ी हैं। वहीं स्कूली विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी खासी दिक्कत हो रही है। ये गाँव सड़क के स्कूल की तरफ मुड़ते ही अपने जूते हाथ में उठा लेते हैं और फिर क्लास के अंदर पहुंचकर पहनते हैं। ऐसा ही छुट्टी के वक्त भी होता है। बता दें कि बीते 13 से 15 जुलाई तक पूरे हरियाणा में बारिश हुई थी। इसके बाद सांबली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में पानी भर गया है। पानीपत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की रूटीन टीकाकरण के कारण शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए केवल सिविल अस्पताल में 18+ और 45+ के लिए एक सेंटर बनाए गए। गुरुवार को पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 8 सेंटर बनाए गए थे, जिन पर कुल 1200 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। पानीपत स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास कोरोना की पर्याप्त डोज उपलब्ध है। अब तक जिले में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद ने मॉनसून सत्र के साथ दिल्ली में 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान सांसद भी शुरू हो गई है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठन का आयोजन कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर से दिल्ली पुलिस के पहरे में 4 विशेष बसों में 200 किसानों को जंतर मंतर पर ले जाया गया। बलबीर राजवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हनान मोहल्ला, शिव कुमार कक्कर, रलदू सिंह मानसा ने 2 गाड़ियों में किसानों का नेतृत्व किया। वहीं किसान सांसद में पहले दिन APMC एक्ट पर चर्चा भी की गई। भास्कर समूह में आयकर विभाग के छापे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है और 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी मारी गई। तो वहीं DB पावर प्लांट में बोगस दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही विभाग ने लगाया है कर चोरी का आरोप। तो वहीं पनामा पेपर्स पे भी जुड़ा था नाम। नमस्कार, स्वागत
19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन रहेगा जारी। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान सांसद मोर्चा के बाद राकेश टिकैत का बयान आया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। 2-0 से आगे भारतीय टीम यह मुकाबला जीतती है तो वह चौथी बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। शुरुआती 2 मुकाबलों से हल्की चोट के कारण बाहर रहे संजू सैमसन अब पूरी तरह फिट हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। आरएएस 2018 परीक्षा के इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू की बहन और भाई के 80 अंक आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जुबानी जंग जारी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री से डोटासरा को मंत्री पद से हटाने, उनके रिश्तेदारों के आरएएस में चयन होने की जांच की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए इंदौर पुलिस ने स्पेशल चार्ज विंग की तैयारी कर ली है। इसमें वो लड़कियां शामिल हैं जो पलक झपकते ही अपराधी व काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संसद के मानसून सत्र के पिछले 3 दिन विपक्ष के हंगामे के वेग चढ़ गया है। ऐसे में राज्यसभा सभापति और उपसभापति वेंकैया नायडू की चिंता सामने आई है। सांसदों के लिखे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जिस तरह 3 दिनों की घटना हुई है वो बेहद परेशान करने वाली है। ये समझना बेहद मुश्किल है कि देश के लोगों की आवाज देश के उच्च सदन में नहीं उठ पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि तिलक भारतीय मूल्यों तथा लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते हैं और शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण पर उनके लोग विचारों को प्रेरित करते हैं। यह एक संस्था निर्माता है। उन्होंने कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दी हैं जिन्हें लगातार महान काम किए। जोधपुर शहर में किसी निजी अस्पतालों में गहलोत सरकार की एक अहम योजना का मरीजों को लाभ नहीं दिया जाए, इस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 5 निजी अस्पतालों के मरीज को 10 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। भारत मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी की थी कि बंगाल की खाड़ी में हवा के परिसंचारण के समय दबाव वाला क्षेत्र बन सकता है, जिससे गोवा में बारिश होगी। बारिश के कारण स्थिति और खराब हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रधान है। किसान आंदोलन पर सिद्धू ने उन्हें दिल्ली में बैठे किसानों की चिंता है और अब पंजाब का हर किसान प्रधान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ कर सकूं तभी इस पद का कोई मतलब है। सिद्धू ने कहा कि ये सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे और बिना कार्यकर्ता का कोई पार्टी नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो 18 सूत्रीय एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जिस तरह अणु के बिना परमाणु और व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उसी तरह पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के नहीं बन सकती। वहीं फुलेरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल के फुलेरा स्टेशन यार्ड में ट्रेन नंबर 02422 जम्मूतवी से अजमेर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके कन्वेक्शन नंबर S8 और S9 पटरी से उतर गए। तो वहीं एनडीआरएफ तथा रेलवे की एआरडी टीम एवं दुर्घटना राहत ट्रेन तथा मेडिकल स्टाफ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन भी दुर्घटना स्थल पर पहुंची हैं और इसी संबंध में किसी भी जानकारी के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। दोनों कोच में 66 यात्री, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही और कोई जनहानि नहीं बताई जा रही। वही खबर शिवानी मंडी से सामने आ रही है, जहां पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पौधारोपण से होने वाले लाभ के बारे में सभी को जागरूक किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। शिवानी मंडी में वातावरण को शुद्ध व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उस पौधे की देखभाल करें। बढ़ते प्रदूषण और घटते वन के कारण आज मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है और जिसका कारण ज़्यादा गर्मी तथा बारिश कम होने लगी है। यह बात उद्योगपति व समाज सेवी राजेश केडिया ने कल कही है।
वहीं बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की कमी के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। हरियाली से न केवल शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ता है बल्कि वातावरण भी शुद्ध रहता है। उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य में सभी धार्मिक व सामाजिक संगठन सहयोग करें तथा सभी धार्मिक व सामाजिक संगठन सहयोग करके लोगों को हरियाली का महत्व बताएं। पौधारोपण अभियान को लेकर के नगर पालिका वाइस चेयरमैन रमेश पोपली ने शहर के आमजन व दुकानदारों से सभी से अपील की है कि वह शहर में नगर पालिका विभाग द्वारा लगाए पौधों की अपने बच्चों की तरह उनकी रक्षा करें व उनको समय समय पर जल्द दें और शिक्षा की समय समय पर जागरूक करें। इसी बारी में जानकारी देते हुए नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक ने बताया कि शहर को सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों व सड़क किनारे 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से कुछ फलदार, छायादार और कुछ हर्बल पौधे हैं। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी ब्रह्मा प्रकाश, उद्योगपति राजेश केडिया, नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक सहित कई लोग उपस्थित रहे। साहब, आप क्या अपील करना चाहोगे भाई, पेड़ पौधे कैसे सुरक्षित रहें? क्या करें अंकल? हमारा इरादा है कि जैसे हम बच्चे की सुरक्षा करते हैं ना, वैसे ही पेड़ पौधे की करें तो हमारा जीवन लक्ष्य सही बनेगा। क्योंकि इनको लगाने से कोई फायदा नहीं, इनको पानी भी चाहिए, इनकी सुरक्षा के लिए जाला भी चाहिए और हर दुकानदार को चाहिए कि एक एक पौधे के अपना नाम करके उसकी सुरक्षा करें ताकि संरक्षण से बचा जा सके और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक जीआर खटाना ने बांदीकुई को दिलवाई है एक और सौगात। विधायक खटाना के प्रयासों से ग्राम पंचायत आबनेरी में पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ। तो वहीं आमनेरी में जो अभी तक पशु चिकित्सा का उपकेंद्र था, उसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है और इससे यहाँ के दर्जनों ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा। जहां पहले इनको जानवरों के इलाज के लिए बांदीकुई जाना पड़ता था, अब इनका इलाज यहीं पर हो जाएगा। विधायक जीआर खटाना का आबनेरी में पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाने पर ग्रामीणों ने आभार भी व्यक्त किया है। वहीं इससे पूर्व भी विधायक खटाना ने कीर्तपुरा में नया गांव में पशु उपकेंद्र स्वीकृत करवाए गए। राजस्थान के अंदर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान स्कूलों को खोलने का निर्णय किया गया है और यह निर्णय 2 तारीख से किया गया है, लेकिन इसी बीच बड़ी बात तो यह है कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा तो कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों को 2 अगस्त से खोला जाएगा, वैसे ही अभिभावकों के अंदर अब हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्यों हाहाकार मच रहा है, मैं आप सभी को बताता हूं। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने बाकी अन्य जगह जहां पर पर्यटक और अन्य लोग जाकर के घूम सकते हैं, वहां पर सभी व्यक्तियों को एक एक डोज लगवाना अनिवार्य किया है कि एक एक डोज लगवाने के बाद ही वह व्यक्ति घूम सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए अभी तक ना तो कोई डोज बनाई गई है, ना ही उनका कोई किसी प्रकार का वैक्सीनेशन किया गया है। तो आखिरकार किस आधार पर सरकार स्कूलों को खोल रही है और बच्चों को स्कूलों में जाने की परमिशन दे रही है? क्योंकि जो बच्चे परमिशन देने के बाद में स्कूल में जाएंगे, वह बच्चे बसों के माध्यम से जाएंगे, टैक्सी के माध्यम से जाएंगे, तो वहां पर किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी? क्योंकि लगभग 1.5 साल इस कोरोना महामारी को हो चुका है, लेकिन जब 1.5 साल में राजस्थान की जनता से ही राजस्थान सरकार जब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा पाई, तो आखिरकार इन मासूम बच्चों से कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी? तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय सरकार ले सकती है और इसके अंतर्गत और क्या फेरबदल किए जा सकते हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और वैक्सीन की लगातार किल्लत के बीच में राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है
कि 2 अगस्त से स्कूल व शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह सूचना भी वायरल हुई तो घर घर हड़कंप मच गया। मंत्रिमंडल की गुरुवार को बैठक में चर्चा के बाद सीएम अशोक गहलोत ने स्कूल खोलने के लिए विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में चर्चा के दौरान मंत्री स्कूल खोलने पर सहमत थे तो कुछ असहमत थे। बाद में सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए तथा सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थानें खोल दी जाएं। हालांकि बैठक में स्कूल खोलने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारियां की हैं। वहीं इसके लिए तिथि की घोषणा एवं एसओपी पृथक से जारी करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट और राज्य मंत्री परिषद की जो बैठक थी उसमें हुए हैं। पहला फैसला तो ये हुआ है कि विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है, जिसके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से चर्चा करके वो कल या परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग अलग से उन विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना करनी है, कैसे बच्चों को मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठाना है, कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों की चर्चा करने के उपरांत हम लोग 2 अगस्त से सभी विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर डेवलपर की धोखाधड़ी के खिलाफ में सड़क पर लोग उतर चुके हैं। वहीं कोरल बिल्डर ग्रुप के चेयरमैन गिरिराज डागा गोविंद डागा के निवास पर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बनी पार्क शिवमार्ग मीरा अस्पताल के पास में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं तो साथ ही साथ कोरल अरिहंत हाइट सोसाइटी मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी से पहुंचे हैं पीड़ित परिवार। तो वहीं मौके पर जोरदार नारेबाजी और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। अब तक की तमाम हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा में आज से 6ठी और 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल गए हैं। इससे पहले 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया था, लेकिन 50% बच्चों को ही स्कूल में बुलाया गया था। वहीं अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। सरकारी स्कूलों में 6ठी कक्षा में 21,000 से 7वीं में 29,000 और 8वीं में लगभग 19,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। वहीं 8वीं तक 7 लाख विद्यार्थी हैं, यानी करीब 13 लाख विद्यार्थियों में से 50% यानी 6 लाख के करीब छात्र रोजाना स्कूल जाएंगे। फिलहाल प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों को कोविड-19 नियमों का पालन अवश्य रूप से करना होगा। हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढाणा कला में शुक्रवार सुबह नमाज पढ़ रहे मुसलमानों का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया। हालांकि नमाजियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर भी सभी ने नमाज के बीच में ही छोड़ दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई। वीडियो के मुताबिक जलघर के करीब 20 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। उस समय गाँव के कुछ लोग वहाँ पहुंचे और उनके सरकारी जगह पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहे गए। दूसरे पक्ष के लोग कहना है कि वह एरिया में धान की रोपाई करने के लिए आए हुए थे और हांसी जा रहे थे, लेकिन हांसी तक पहुंचने से पहले ही सुबह की नमाज का टाइम हो गया था। हरियाणा में एक सप्ताह पहले हुई बारिश कई जगह परेशानी लेकर आई। इनमें से एक करनाल जिले के गांव सांबली का है। यहाँ पिछले एक सप्ताह में खेतों में फसलें डूबी पड़ी हैं। वहीं स्कूली विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी खासी दिक्कत हो रही है। ये गाँव सड़क के स्कूल की तरफ मुड़ते ही अपने जूते हाथ में उठा लेते हैं और फिर क्लास के अंदर पहुंचकर पहनते हैं। ऐसा ही छुट्टी के वक्त भी होता है। बता दें कि बीते 13 से 15 जुलाई तक पूरे हरियाणा में बारिश हुई थी। इसके बाद सांबली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में पानी भर गया है। पानीपत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की रूटीन टीकाकरण के कारण शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए केवल सिविल अस्पताल में 18+ और 45+ के लिए एक सेंटर बनाया
बनाए गए। गुरुवार को पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 8 सेंटर बनाए गए थे, जिन पर कुल 1200 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। पानीपत स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास कोरोना की पर्याप्त डोज उपलब्ध है। अब तक जिले में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद ने मॉनसून सत्र के साथ दिल्ली में 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान सांसद में शुरू हो गई है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठन का आयोजन कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर से दिल्ली पुलिस के पहरे में 4 विशेष बसों में 200 किसानों को जंतर मंतर पर ले जाया गया। बलबीर राजवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हनान मोहल्ला, शिव कुमार कक्कर, रलदू सिंह मानसा ने 2 गाड़ियों में किसानों का नेतृत्व किया। वहीं किसान सांसद में पहले दिन APMC एक्ट पर चर्चा भी की गई। भास्कर समूह में आयकर विभाग के छापे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है और 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी मारी गई। तो वहीं DB पावर प्लांट में बोगस दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही विभाग ने लगाया है कर चोरी का आरोप, तो वहीं पनामा पेपर्स पे भी जुड़ा था नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन रहेगा जारी। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान सांसद मोर्चा के बाद राकेश टिकैत का बयान आया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। 2-0 से आगे भारतीय टीम यह मुकाबला जीतती है तो वह चौथी बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। शुरुआती 2 मुकाबलों से हल्की चोट के कारण बाहर रहे संजू सैमसन अब पूरी तरह फिट हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। RAS 2018 परीक्षा के इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू की बहन और भाई के 80 अंक आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जुबानी जंग जारी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री से डोटासरा को मंत्री पद से हटाने, उनके रिश्तेदारों के RAS में चयन होने की जांच की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए इंदौर पुलिस ने स्पेशल चार्ज विंग की तैयारी कर ली है। इसमें वो लड़कियां शामिल हैं जो पलक झपकते ही अपराधी व काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संसद के मानसून सत्र के पिछले 3 दिन विपक्ष के हंगामे के वेग चढ़ गया है। ऐसे में राज्यसभा सभापति और उपसभापति वेंकैया नायडू की चिंता सामने आई है। सांसदों के लिखे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जिस तरह 3 दिनों की घटना हुई है वो बेहद परेशान करने वाली है। ये समझना बेहद मुश्किल है कि देश के लोगों की आवाज देश के उच्च सदन में नहीं उठ पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि तिलक भारतीय मूल्यों तथा लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते हैं और शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण पर उनके विचारों को प्रेरित करते हैं। यह एक संस्था निर्माता है। उन्होंने कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दी हैं जिन्हें लगातार महान काम किए। जोधपुर शहर में किसी निजी अस्पतालों में गहलोत सरकार की एक अहम योजना का मरीजों को लाभ नहीं दिया जाए, इस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 5 निजी अस्पतालों के मरीज को 10 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। भारत मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी की थी कि बंगाल की खाड़ी में हवा के परिसंचारण के समय दबाव वाला क्षेत्र बन सकता है, जिससे गोवा में बारिश होगी। बारिश के कारण स्थिति और खराब हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रधान है। किसान आंदोलन पर सिद्धू ने उन्हें दिल्ली में बैठे किसानों की चिंता है और अब पंजाब का हर किसान प्रधान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ कर सकूं तभी इस पद का कोई मतलब है। सिद्धू ने कहा कि ये सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे और बिना कार्यकर्ता का कोई पार्टी नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो 18 सूत्रीय एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जिस तरह अणु के बिना परमाणु और व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उसी तरह पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के नहीं बन सकती। वहीं फुलेरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल के फुलेरा स्टेशन यार्ड में ट्रेन नंबर 02422 जम्मूतवी से अजमेर दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
जिसके कन्वेक्शन नंबर S8 और S9 पटरी से उतर गए, तो वहीं NDRF तथा रेलवे की ART टीम एवं दुर्घटना राहत ट्रेन तथा मेडिकल स्टाफ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन भी दुर्घटना स्थल पर पहुंची हैं और इसी संबंध में किसी भी जानकारी के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। दोनों कोच में 66 यात्री, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही और कोई जनहानि नहीं बताई जा रही। वही खबर शिवानी मंडी से सामने आ रही है, जहां पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पौधारोपण से होने वाले लाभ के बारे में सभी को जागरूक किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। शिवानी मंडी में वातावरण को शुद्ध व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उस पौधे की देखभाल करें। बढ़ते प्रदूषण और घटते वन के कारण आज मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है और जिसका कारण ज़्यादा गर्मी तथा बारिश कम होने लगी है। यह बात उद्योगपति व समाज सेवी राजेश केडिया ने कल कही है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि नगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की कमी के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। हरियाली से न केवल शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ता है बल्कि वातावरण भी शुद्ध रहता है। उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य में सभी धार्मिक व सामाजिक संगठन सहयोग करें तथा सभी धार्मिक व सामाजिक संगठन सहयोग करके लोगों को हरियाली का महत्व बताएं। पौधारोपण अभियान को लेकर के नगरपालिका वाइस चेयरमैन रमेश पोपली ने शहर के आमजन व दुकानदारों से सभी से अपील की है कि वह शहर में नगरपालिका विभाग द्वारा लगाए पौधों की अपने बच्चों की तरह उनकी रक्षा करें व उनको समय समय पर जल्द दें और शिक्षा की समय समय पर जागरूक करें। इसी बारी में जानकारी देते हुए नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक ने बताया कि शहर को सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों व सड़क किनारे 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से कुछ फलदार, छायादार और कुछ हर्बल पौधे हैं। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी ब्रह्मा प्रकाश, उद्योगपति राजेश केडिया, नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक सहित कई लोग उपस्थित रहे। साहब, आप क्या अपील करना चाहोगे वे पेड़ पौधे कैसे सुरक्षित रहें? क्या करें अंकल? हमारा इरादा है कि जैसे हम बच्चे की सुरक्षा करते हैं ना, वैसे ही पेड़ पौधे की करें तो हमारा जीवन लक्ष्य सही बनेगा। क्योंकि इनको लगाने से कोई फायदा नहीं, इनको पानी भी चाहिए, इनकी सुरक्षा के लिए जाला भी चाहिए और हर दुकानदार को चाहिए कि एक एक पौधे के अपना नाम करके उसकी सुरक्षा करें ताकि संरक्षण से बचा जा सके और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। चलिए अभी ग्रुप कर लेते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि फुलेरा स्टेशन यार्ड में जम्मूतवी अजमेर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, तो वहीं ट्रेन के कोच नंबर S8 व S9 पटरी से उतर चुके हैं और वहीं साथ ही साथ दोनों कोच के अंदर लगभग 66 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इनमें से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत NDRF के साथ में यह प्रायोगिक प्रशिक्षण कहा जा रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यह प्रशिक्षण किया गया। फुलेरा जंक्शन के लोको शेड में आज रेलवे की आपदा पर NDRF व रेल कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। लोको शेड में सवारी गाड़ियों पर काल्पनिक दुर्घटना का दृश्य बना करके सायरन बजने के साथ NDRF व कर्मचारी राहत कार्य में जुट गए। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने बताया कि समय समय पर रेल आपदा पर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिससे आपदा के समय त्वरित कार्य कर लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। वहीं NDRF के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीणा ने बताया कि अजय कुमार तिवारी के निर्देशानुसार टीम ने ये प्रायोगिक प्रदर्शन किया है। वहीं ऐसी आपात स्थिति में सीमित संसाधनों से हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य में जुट जाते हैं। इसी अवसर पर रेलवे की विभिन्न टीमें NDRF, सिविल डिफेंस, सिविल पुलिस, फायर, NCC, स्काउट, GRPF, वहीं RPF, रेलवे मेडिकल स्टाफ, सिविल मेडिकल स्टाफ व
RAC की टीमों ने इस प्रायोगिक आपदा के समय हुनर दिखाए हैं। मॉक ड्रिल के समय मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के साथ उच्च अधिकारी व रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहा। का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें हमारे यात्रीगण भी हताहत हो जाए तो उनको जल्दी से जल्दी इसमें से निकालना, उनकी जान बचाना और उनको अस्पताल पहुंचाना, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये जो एक्सरसाइज है पूरी, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा इसका एक पूरा एक प्लानिंग की जाती है कि किस समय कहाँ पर होनी है। इस साल यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जयपुर मंडल यहाँ पे आपने मॉक ड्रिल की है। इस बार में आप लोग, मैं योगेश कुमार मीणा, NDRF राजस्थान प्रभारी। हमारी ये 6वीं वाहनी है जो बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर, उसके कमांडेंट श्री अजय कुमार तिवारी के निर्देशन अनुसार और रेलवे के मॉक ड्रिल कैलेंडर के आधार पर आज जयपुर डिवीजन की फुलेरा में जगह निर्धारित करके ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया, जिसमें सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF, RPF, RAC और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सभी मीटिंग क्यों करवाई जाती है, ये ड्रिल क्यों करवाई जाती है? ड्रिल सिर्फ इसलिए करवाई जाती है जिससे कि आपस में सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन रहे, कम से कम टाइम में मैक्सिमम विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर सकें, बचा जा सके। इसलिए उनको ये ड्रिल करवाई गई और इसमें सभी एजेंसियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी ने अपना जो रोल डिफाइन था उसको कम्प्लीटली निभाया। मैं सभी का और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिससे कि मतलब ये मॉक ड्रिल संपन्न हो सके अच्छी तरीके से। सर, ऐसी आपदा के अंदर आपकी टीम के कितने सदस्य रहते हैं मैक्सिमम? हमारे एक टीम के अंदर 47 सदस्य रहते हैं, 47, जो कि हम 15 से 20 मिनट के बीच में, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी गाड़ी तैयार रहती है, बैग तैयार रहता है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम जो है पहली टीम बुक करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू। वहीं दौसा जिले के सिकंदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा जिले के बालाजी के पास में बड़ा सड़क हादसा हो चुका है। 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 4 की मौत हो गई। तो वहीं खराब ट्रक को ठीक कर रहे थे चालक व खलासी, तभी दूसरे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। दूसरे ट्रक के चालक खलासी की भी मौत हो चुकी है और पुलिस ने मशक्कत के बाद फंसे शवों को बाहर निकाला। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर से खतरे के अंदर नजर आ रहा है। RAS परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको सभी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों के कटघरे में है। खास करके RAS 2018 परीक्षा के साक्षात्कार में आयोग के सदस्यों की ओर से दिए गए नंबरों को लेकर आयोग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आयोग के इस भंवर में इस बार शिक्षा राज्य मंत्री भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इससे संयोग कहें या कुछ और कि पुत्रवधू के भाई बहन के साक्षात्कार में समान नंबर आए हैं। विरोधी से लेकर के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो #ट्रेन कराने में लगे हुए हैं। हालांकि डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार में नंबर उनके प्रतिभा को मिले हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि परीक्षा में हेरफेर करके शिक्षा मंत्री के संबंधियों को पास कराया गया। भाजपा ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और आरोप है कि परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को 77% अंक मिले हैं, जबकि शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों को 80% अंक दिए गए। भारतीय जनता पार्टी नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले पर कहा, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि परिवार के सभी सदस्यों के अंक एक जैसे हो जाएं और सभी को 80% अंक मिले हों। चमत्कार से यह कम नहीं है और विषय जांच का भी है। एकदम आरोप लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज़ ज़रूर निकल सकती है। हालांकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इंटरव्यू में किसी तरह की हेरफेरी से इनकार किया है और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, किसी के रिश्तेदार होने से इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में नंबर नहीं मिलते। यह सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। का विरोध करती है, युवाओं का विरोध करती है। अब ये RAS की परीक्षा जो बहुत बड़ी राजस्थान की परीक्षा है, उसमें भी ये घोटाला कर रहे हैं, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर गहलोत साहब से लेकर सारे लेकर जो भी मंत्री है सब इसमें मिले हुए हैं। और ये RAS की परीक्षा में 3 अपने पुत्र वधू को
इसमें इसने सिलेक्शन कराया है। और जो टॉपर बच्चा था जिसके लिखित में 70 अंक आए थे, उसके तो इंटरव्यू में कम नंबर दिए, और जो इनकी पुत्रवधू थी उनके इंटरव्यू में 85% अधिक नंबर, इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए, और रिटर्न में उनके 40 नंबर आए थे, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में 85 नंबर दिए। ये सरासर कुछ हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और युवाओं के साथ अन्याय है। जिनको बढ़ना चाहिए उनको तो पीछे कर रहे हैं, और जिनको पीछे रहना चाहिए वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इनके शिक्षा मंत्रियों के पास एक से बढ़कर एक पैसा है। ये एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट में अपने छात्रों को भेजते हैं, उसके बावजूद इनके 47% आ रही है, और जो गरीब बच्चा है जो लोड लाइन के नीचे पड़ता है उसके 80% आ रहे हैं, जिसमें तो ये उसको परसेंटेज कम करके और अपने पुत्रवधू के अधिक कर रहे हैं। अनिकेत शर्मा का अध्यक्ष महाविद्यालय। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि डोटा सरा जी, जो कि सीबीआई जांच हो, डोटा सरा जी को निलंबित किया जाए, इस्तीफा दिलाया जाए, ताकि जांच में कोई भी उनके द्वारा कोई गड़बड़ी न किया जाए। सीआईडी जांच और सीबीआई जांच दोनों की हम मांग करते हैं। विद्यार्थी परिषद जब तक ये प्रदर्शन करता रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी। अनिकेत शर्मा का अध्यक्ष वाणिज्य महाविद्यालय। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के पांचोली गांव में जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ है और देर रात चाचा ने भतीजे को पीट करके मार डाला। जयपुर के निजी अस्पताल में भतीजे ने दम तोड़ा, तो वहीं भतीजा जयपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। चलिए अभी रुक कर लेते हैं दौसा जिले के, और जहां पर दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को थाना अधिकारी कमलेश मीणा ने दस्तयाब कर लिया है, और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को अब अपराध मुक्त बनाने के लिए कमलेश मीणा सजग होते हुए नजर आ रहे हैं। सिकंदरा के अंदर थाना प्रभारी कमलेश मीणा द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर की जा रही कार्रवाई के दौरान थाना हजा दौसा के स्थायी वारंटी, जो कि 8 साल से फरार चल रहा था, जिसे दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। जहां पर कार्रवाई करते हुए सिकंदरा पुत्र हरसम खान निवासी हतुंडी आदर्श नगर अजमेर को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी कमलेश मीणा के द्वारा थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास अब किए जा रहे हैं। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. The Bahujan Samaj Party's Brahmin Sammelan, which is scheduled to be held on Friday at the Taraji Resort, has been renamed as seminar in honor of Enlightened Class. The change of the name of the event came after an order of High Court banned conducting rallies and programs at political parties based on caste. On July 2011, the Allahabad High Court, while hearing in the PIL number 5889 filed by Motilal Yadav, banned events for political parties in UP on the basis of caste. Lot goes into making of the films beyond what we see on screen. While the actors and the director hog most of the limelight, several other artists and techniques, depending on the size of production, work tirelessly and off the set to bring a project to the fruition. New departments have been created beside the traditional costume, music, cinematography, etc. as filmmaking works around the world. This off-screen stars is to celebrate people work during behind the camera during production, as well as those performing various pre and post-production jobs that are essentials for the project to come alive. Hollywood star Sharon Stone recently declared she was misled about nudity in 1992 film Basic Instinct. Former Congress councillor Israt Jahan arrested under the Strychnine law UAPA South bail on Friday in the North East Delhi riots conspiracy case, saying that the Delhi police does not have an iota of evidence against her. Jahan and several others has been booked under the anti-terror law in the case are accused of being the masterminds of February riots. Navjot Singh Sidhu took charge as the president of Punjab Congress in the presence of Chief Minister Amrinder Singh on the Friday, putting on the end of leadership crisis. Hours before the event, senior leader Rahul Gandhi said the Punjab dispute has been resolved by the two leaders meet over tea in Chandigarh. After taking charge at the state Congress headquarters, the cricketer turned politician said there is no difference between an ordinary worker of the party and its state unit chief. There is no difference between an ordinary party worker and the state unit chief. Every Congress worker in Punjab has equal right. Maharashtra rains live update. Heavy rainfall in Maharashtra has wreaked havoc as 36 people have been killed and 30 are feared trapped in 3 landslides in Raigad district. Another landslide has been reported in Satara where 2 people are said to be stuck. Satari in Goa, which is close to Konkan region of Maharashtra, has been flooded too. Earlier in the day, 3 people were killed. 7 were injured after the house collapsed in Mumbai's Govanti area. 3 कृषि कानूनों को लेकर
लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा आंदोलन अब भी जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत गुरुवार को दिए हैं। जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में उन्होंने इस बात को कहा कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए हैं। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित संसद में राकेश टिकैत का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। राकेश टिकैत के सवाल किया था कि अगर आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मिले तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे। इसके जवाब में टिकैत ने कहा कि हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक दिल्ली सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के किसान आंदोलन में शामिल लोगों को मवाली कहने पर टिकैत ने प्रतिक्रिया दी। मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, बस अब वो आगे ध्यान रखे कि इस तरह की बयानबाजी न करे। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां 8 दिवसीय अष्टानिका पर्व का आज समापन हुआ। लालसोट उपखंड मुख्यालय पर जैन मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय अष्टानिका महापर्व के अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रम हुए। सकल जैन समाज लालसोट के तत्वाधान में राहु ग्रह अरिष्ट निवारक 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शांतिनाथ महामंडल विधानसभा का आयोजन हुआ। भगवान शांतिनाथ जी के अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य विजय मंजू जैन छाबड़ा को प्राप्त हुआ। विधान में राजेश कुमार, अनिल वैद्य, पुनीत कुमार, खुशबू जैन निवाई महामंडल विधान के 120 अर्ध संपूर्ण विश्व में सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए अर्पित किए गए। यह जानकारी जैन समाज के वीरेंद्र जैन ने दी। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां भाजपा नेता रतन तिवारी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भाजपा बसपा मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा के यशस्वी दौसा जिला अध्यक्ष एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाजपा के नेता डॉक्टर रतन तिवारी का जन्मदिन मनाया। उनके स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा के मरीजों को फल वितरण किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष तिवारी को हृदय से शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा बसवा मंडल के उपाध्यक्ष लाखन सिंह राजावत, उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, महामंत्री भवानी शंकर समेत कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलते हुए नजर आए हैं और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की है। तो आखिरकार इस चर्चा के दौरान क्या कुछ बात हुई, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी के नेतृत्व में पूर्व विधायक एवं फाउंडेशन के संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा के सानिध्य में प्रदेश संयोजक सुमन शर्मा, प्रदेश संयोजक सरदार जसवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री कुलभूषण बैराठी सहित 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को दोपहर 1 बजे गवर्नर हाउस से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं 11 जुलाई को प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन पर चर्चा की राज्यपाल मंडल द्वारा। वहीं कलराज मिश्र ने बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर पर चिंता भी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही राजस्थान में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए चर्चा की। शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून आसाम एवं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी लागू हो, इसको लेकर के फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया। राज्यपाल ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां मनोनीत पार्षद का स्वागत सम्मान किया गया। बांदीकुई सेन समाज बगीची पर सेन समाज के अध्यक्ष प्रकाश सेन का मनोनीत पार्षद बनाए जाने पर सैलून यूनियन बांदीकुई के द्वारा सेन समाज के मंत्री बनवारी लाल पंडितपुरा द्वारा साफा महला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय नारायणी धाम के संयोजक प्रहलाद नारायण सेन, यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर पंडितपुरा, यूनियन के संरक्षक विजय तिहाड़ा, यूनियन मंत्री रोहताश मोटुका, यूनियन प्रवक्ता योगेश डिगारिया, बद्री कुटी, यूनियन उपाध्यक्ष अशोक बड़ियाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां लालसोट में नालियों में गंदगी अटक पड़ी है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं सरपंच। दौसा जिले का उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बनता जा रहा है। कस्बे की नालियों की कई माह से सफाई नहीं होने से यहाँ की नालियाँ गंदगी से अटकी पड़ी हैं।
वहीं पानी निकासी नहीं होने से जगह जगह पानी का भराव सड़कों पर बना हुआ है। कस्बे में चौतरफा गंदगी से लोग परेशान हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच घनश्याम खटीक कस्बे की सफाई करवाना चाहते हैं, मगर सफाई कर्मियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की माने तो सफाई कर्मी 3 घंटे कार्य करने के 300 रुपए मांगते हैं, जो ग्राम पंचायत सिस्टम के खिलाफ है। सफाई कर्मियों की मनमर्जी के चलते रामगढ़ बछवाड़ा कस्बे की नालियां कई माह से गंदगी से अटकी पड़ी हैं, जिससे कई बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। बस स्टैंड से कस्बे के बीच पानी का भराव बनाकर तालाब बना हुआ है, मगर जल प्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते राहगीर परेशान बने हुए हैं। वहीं सरपंच ने कस्बे वासियों से अपील करते हुए सफाई कर्मियों को समझाइश करने की मांग की है। बिजबल ग्रामीण नालियों की सफाई करते हुए सरपंच साहब, ग्राम रामगढ़ पचौरा के अंदर गंदगी से नालियां अटी पड़ी है। सफाई को कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। इसमें क्या कहना चाहोगे आप? सफाई कर्मी यहाँ स्थायी सफाई कर्मी है जो अपनी मनमर्जी करते हैं। वो काम करने के इच्छुक नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। जबकि हम हमारे जो सिस्टम है हमारा कार्य करवाने का, उसमें कम से कम 8 घंटे मजदूर काम करे और जितने मजदूर करते हैं जितना काम उतना दाम, उसी के हिसाब से जैसे काम होना, पूरे 8 घंटे काम होना चाहिए। कम से कम 4-5 ट्रॉली कचरा डेली का वहाँ से कचरा उठा के दूसरे स्थान पर बाहर गांव की पूरी आबादी से बाहर डालना होता है, तो वो उसमें मनमानी करते हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। इनके कितने घंटे काम करना चाहते हैं? वो 3-4 घंटा काम करना चाहते हैं। और पैसा कितना लेना चाहते हैं? मजदूरी तो वही 300 रुपए की लेते हैं। वो 3 घंटा काम करते हैं और 300 रुपए की मजदूरी लेते हैं। तो इस टाइम पे ग्राम पंचायत में बजट कितना बड़ा हुआ है? अब ग्राम पंचायत बजट तो आता रहता है, टाइम पर बजट आते रहते हैं। वैसे अब योजनाओं में सफाई कार्य के लिए कोई अनुमति नहीं होता है, निजी आय से सफाई कार्य अनुमति रहता है, तो निजी आय यहाँ ग्राम पंचायत में है नहीं। जैसे तैसे व्यवस्था हम करते हैं ग्राम पंचायत में। तो आपने कई बार सफाई कर्मियों से संपर्क किया, लेकिन वो सफाई नहीं करना चाहते हैं। वो यही मांग रखते हैं कि हम तो 2 ट्रॉली कचरा भरेंगे, 3-4 घंटा काम करेंगे, बस मनमानी है। तो इस मुद्दे को आप ग्राम के बीच में क्यों नहीं पेश किया? आपने सभी ग्रामीणों को पता चले कि ये स्थिति पैदा हो रही है। कहा है ग्रामीणों से, भाई आप सफाई कर्मियों से बात करो, अब सिस्टम से काम करवाओ, हम काम करवाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या अपेक्षा की जाए ग्रामवासी सफाई के लिए? ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो सफाई कर्मियों से वो हमारे साथ बैठ के आए ग्राम पंचायत में और हमारे साथ बैठ के सफाई कर्मियों से बातचीत करें। सिस्टम के अनुसार अगर वो काम करते हैं तो काम पे कल ही काम पे लगा दिया जाए। और जैसा कि सिस्टम के अनुरूप काम नहीं हुआ तो क्या गंदगी पड़ी रहेगी रामगढ़ पचौरा में? अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूरन बाहर से मजदूरों को लाना पड़ेगा, अन्यत्र दूसरी जगह से मजदूरों को लाने पड़ेगा, और जो पैसा खर्च होता है उसके अनुरूप काम भी होना चाहिए। बात ये है ना।